अच्छा जी, ये हमारा लेसन नंबर 2 शुरू हो रहा है और जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है स्टार्ट दी प्रोजेक्ट। और इसमें ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमने एड्रेस करने हैं। हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, टीम की बात करेंगे, फिर उसकी टीम के साथ जो हमने एक मतलब उनको एक कॉमन ग्राउंड पे, सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि स्टेक होल्डर्स को और टीम को दोनों को हमने सबको एक पेज पे लेके आने हैं, बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट की अप्रोच को सिलेक्ट करना है। तो पहला टॉपिक हमारा है आइडेंटिफाई एंड एंगेज स्टेक होल्डर्स। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ आपको कि आपको याद होगा कि प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हमने शुरू में डिस्कशन की थी 5 प्रोसेस ग्रुप्स के हवाले से, तो पहला वाला जो प्रोसेस था इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप था, इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप। जी। उसमें 2 काम थे, याद है वो क्या 2 काम थे? डेवलप डेवलप द चार्टर, बिल्कुल। और ये काम था आइडेंटिफाई स्पॉन्सर स्टेक का। होल्डर। उसने चार्टर आपको या देना था, प्रोजेक्ट जी, मैनेजर को देना था। और उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना था? आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। एग्जैक्टली ये वो काम होने लगा है। ठीक है जी। अच्छा, आमतौर पे लोगों का ख्याल ये होता है कि जनाब बॉस ने अहकामात जारी कर दिए हैं, अब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। ना इनिशिएशन, ना प्लानिंग, सीधी एग्जीक्यूशन में जंप मारते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो जब हम ऐसा करेंगे और प्लानिंग सही होगी ही नहीं, या होगी तो बड़ी रफ सी और कर्सरी सी होगी, तो उस सूरत में गलतियां ज्यादा होंगी, बार बार पीछे मुड़ना पड़ेगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, रीडू करनी पड़ेंगी चीजें, बार बार प्लानिंग टूटेगी फूटेगी और दोबारा बनेगी। इससे बेहतर है एक दफा जरा वो शार्पन द सा वाली जो बात आपको बताई थी कि पहले आरीख तो तेज कर लें, पकड़ के दरखत काटने नहीं शुरू कर देने, सीधा एग्जीक्यूशन में जंप नहीं मारना। हमें बड़ी सोच समझ वाला काम करना है, इनिशिएशन से ही शुरू कर देना है। पहले तो हम इर्द गिर्द देखते हैं कि अच्छा यार, ये मुझे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो बता दी गई है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इन लोगों से मुझे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और इनसे मैंने अपना ना सिर्फ इंटरेक्शन करना है बल्कि एंगेज रखना है इनको थ्रू आउट। तो मुझे उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स को डिफाइन मैं अपने अंदाज में अगर करूं तो मैं कहूंगा एनीवन एंड एवरीवन हु हैज एनीथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट। जब पीएमआई का 5th एडिशन बन रहा था तो उसमें मैं भी शामिल था, तो मैंने पीएमआई को रिकमेंड किया था कि आपकी जो लंबी सी डेफिनेशन है उसको अगर आप इसमें कंप्रेस कर लें तो ये फिक्रा आपकी स्टेक होल्डर को पूरी तरह से डिफाइन करता है। मगर पीएमआई ने एग्री नहीं किया था, लेकिन ये मैंने उनको स्टेटमेंट लिख के भेजी थी, एनी वन एंड एवरी वन हु हैज एनीथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट इज अ स्टेक होल्डर। लेकिन वो जरा ज्यादा एनीवन। डिस्क्रिप्शन में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एनी वन, ऑल दोज हु कैन बी अफेक्टेड बाय द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट आर हु कैन इम्पैक्ट द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब वो लोग जो प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और वो लोग जो प्रोजेक्ट की वजह से या उसके लवाहिकीन हैं या उसके जदगान में से आते हैं कि यार ये अगर प्रोजेक्ट हो गया तो हमारा क्या बनेगा, जिन पे प्रोजेक्ट असर अंदाज होता है, वो लोग जो तो असर करते हैं और वो लोग जो असर अंदाज होते हैं, हाँ, तो इसका ये मतलब ये दोनों है स्टेक होल्डर हैं। ये कि स्टेक स्टेक होल्डर तो फिर मतलब आपकी डेफिनेशन में इसमें फर्क ये हुआ कि जिस पे असर हो रहा हो, बाकी जो चीज जिन पे असर ना हो या रही हो असर कर रहा हो या असर हो रहा हो, हो रहा हो। करने वाला भी स्टेक होल्डर है और असर जिसके ऊपर हो रहा है वो भी स्टेक होल्डर है। तो मैंने भी तो यही कहा ना कि एनी वन एंड एवरी वन हु हैज एनीथिंग टू डू, मेरा मतलब है एनीथिंग एनी वन हु हैज नथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट, उसको तो स्टेक होल्डर नहीं कहेंगे ना। मैंने मैंने आप वाली डेफिनेशन लिखी है, मैंने कहा जी एनी वन एंड एवरी वन हु हैज एनीथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट हाँ जी, इज स्टेक होल्डर, इज अ स्टेक हु होल्डर, इज सिंपल सी इम्पैक्टेड सादा और सी। बीइंग इम्पैक्टेड, लेकिन ये है कि हु इज। पीएमआई जो है वो जरा इसको ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहती है। वो ये कहते हैं कि वो तमाम लोग
जो प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, मतलब जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उसके फैसले करते हैं, उसका डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं। तो वो तमाम, कोई कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल बॉडीज हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो लोग जी जो उसकी किस्मत के फैसले करने वाले लोग हैं, वो तो बेशक स्टेक होल्डर हैं, वो तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं। फिर वो लोग जिनके ऊपर असर पड़ता है, मतलब एंड यूजर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, और बहुत से लोग जिनके ऊपर असर पड़ता है। ठीक हो गया। और एक तीसरी कैटेगरी भी पीएमआई ने लेटली अपनी डेफिनेशन में ऐड की है। वो ये कहते हैं कि ऐसा शख्स, ऐसा बंदा, ऐसा पर, असल में स्टेक होल्डर सिर्फ आदमी नहीं होता। इट कुड बी अ पर्सन, ग्रुप, और अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेक होल्डर हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी स्टेक होल्डर हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी स्टेक होल्डर हो सकता है। तो वो ये कहता है कि तीसरी कैटेगरी वो है जो ये समझते हैं और बिलीव करते हैं कि हम या तो प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं या असर कर सकते हैं। मतलब हम नहीं समझते, जो लोग एनालाइज कर रहे हैं, जो आइडेंटिफाई कर रहा है बंदा स्टेक होल्डर्स को, वो नहीं समझता कि ये बंदा भी स्टेक होल्डर है। लेकिन वो बंदा कहता है कि यार मैं हूं स्टेक होल्डर। ठीक है जी। आप वो कन्वेंस नहीं आप अभी हुए, लेकिन पीएमआई ये कहती है कि जो बंदा ये क्लेम भी करता है, ये कहता भी है कि हाँ यार मैं भी स्टेक होल्डर हूं, तो आपको उसको स्टेक होल्डर के तौर पे ही ट्रीट करना पड़ेगा। ये क्या बात है? ये बात बड़ी गहरी है वैसे। भाई बात ये है, आप उसको कहें जा परा मार, तुझे नहीं हम लिफ्ट कराते, तुम हो कौन भाई, आए कहां से हो? वो कहेगा अच्छा बच्चू, मैं जरा करता हूं ना तुम्हारा इलाज। वो क्या करता है कि वो जनाब आपकी अपोजिशन की एक ग्रुप बना लेता है। वो कहता है मैं ये प्रोजेक्ट होने नहीं देना। ठीक है जी। आप कहें भाई तेरा ना लेना ना देना, वो कहता पर मैं होने नहीं देना। पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ चक्कर हो सकता है, वो आपके प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाएगा। इस बंदे को, ये नाजुक बंदा है, इस स्टेक होल्डर को आपने स्टेक होल्डर मान लेना है। और इसके बाद फिर इससे बातचीत करके इसे समझाने की कोशिश करनी है कि सर पहले तो आप ये बताएं कि आप कैसे स्टेक होल्डर हैं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या आपकी खिदमत कर सकते हैं। और मतलब ये है कि अगर आप इसको नहीं बात करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे स्टेक होल्डर में, तो ये कन्फ्रंट करना शुरू करेगा आपको। जब आप इसको मान लेंगे स्टेक होल्डर, तो एक तो वो पैसिफाई हो जाएगा, दूसरा वो बातचीत करने पे आएगा। और हो सकता है कि बातचीत के दौरान आप उसे कन्विंस कर लें कि सर आप नहीं बनते स्टेक होल्डर, तो आप एक साइड पे हो जाए। ठीक है जी। स्टेक होल्डर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये कैटेगरी स्टेक होल्डर्स की जो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात समझ आई? बिल्कुल सही है। मेरे पास ऐसे, मेरे काम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा। फिर जनाब इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। फिर जो वो भी हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं, जो वो भी हैं जिन पर असर हो रहा है। और तीसरी कैटेगरी भी है जो समझते हैं कि वो स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो मतलब ये है कि हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना। एक ये भी मैंने देखा है अक्सर कि हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को तो बड़ी लिफ्ट कराते हैं, छोटे स्टेक होल्डर्स को लिस्ट में डालते ही नहीं है, जो कि एक निहायत बुरी आदत है, एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मतलब खैर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर तो स्टेक होल्डर एनालिसिस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती। लेकिन जो अपने आप को कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है, वो कहता है जी मैं स्टेक होल्डर एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा, वो एनालिसिस क्या करता है, चार पांच बड़े बड़े स्टेक होल्डर के नाम ले लेता है, उनका ही एनालिसिस करके पेश कर देता है, और कागजों का पेट भर के आगे निकल जाता है। मैं आपको ये बताऊं, किसी भी प्रोजेक्ट के हजारों स्टेक होल्डर हो सकते हैं, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उनके ऊपर सिलेक्टिव हो जाएं। जब आपको कहा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर,
तो आपने एज मैनी एज यू कैन आइडेंटिफाई करके उनको लिस्ट में डाल देना है। वो अलग बात मेरी है, कोई स्टेक होल्डर बाद में साबित हो जाएगा यार तो ये गैर, ये मतलब ये स्टेक होल्डर नहीं है, और उसको हम कन्वेंस करके निकाल लें बात बीच में से, ये होता रहता है। मेरी इसी तरह की एक बात जो है ना, वो मुझे चैलेंज कर दी गई थी अच्छा। कि जब हम स्ट्रेटजी बना रहे थे इस बैकअप और डीआर की, तो हम्म। आई सेड दैट एवरी इंडिविजुअल ऑफ लिविंग इन सऊदी अरेबिया इज इज अ डायरेक्टली स्टेक और होल्डर। इनडायरेक्टली द स्टेक होल्डर। बिल्कुल। वो मुझे ये चैलेंज किया गया कि आप उनसे क्या रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे, मतलब आप स्टेक होल्डर बता रहे हैं तो स्टेक होल्डर है तो कोई इनपुट देनी होती है। अच्छा, तो आपने क्या मैंने कहा कहा, उनकी कैसे लेंगे? तो मैंने कहा उनकी इनपुट आपके पास तब आएगी जब स्ट्रेटजी फ्लॉप होगी, एंड देन वेल दे विल रेज द थिंग। नहीं, तो आप उनका, पहले आप रिक्वायरमेंट अगर लेना चाहते हैं जी, तो कैसे लेंगे? मजा तो तभी है ना तो कि आप रिक्वायरमेंट पहले आपने ली एक जाए सर्वे उनकी। कंडक्ट करेंगे। है नहीं? हाँ, तो सर्वे कंडक्ट करेंगे। सर्वे एग्जैक्टली कंडक्ट करने ये का दैट हमें इज द कुछ इस तरह पॉइंट। से कोई ना कोई। सर्वे कंडक्ट करेंगे, क्वेश्चनर भेजेंगे, ये तरीका। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। हम ओपीएम हम्म। का स्टैंडर्ड लिख रहे थे, पीएमआई का, और पूरी टीम थी। और उसमें मैंने ये कहा कि जनाब ये तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर जो दुनिया में बैठा हुआ है, हर एक बंदा, हम्म। प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो मैनेजर, वो हमारा स्टेक होल्डर है। तो उसको क्यों नहीं कंसिडर हम्म। करते, उनको क्यों नहीं क्वेश्चनर भेजते? तो पीएमआई ने उसका जवाब हमें ये दिया कि ये हमारे 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 लिए पॉसिबल नहीं। हम्म। और हमें अ, उनको रीच आउट करने के बजाय, वो हमें जो जिन लोगों ने रीच आउट किया हुआ है उनकी फीडबैक हमारे पास है, हम उसकी बेस के ऊपर ही फैसला कर रहे हैं। तो मतलब ऑल दो आई डिड नॉट एग्री विद दैट आर्गुमेंट, ये सर्वे होना चाहिए था, लेकिन पीएमआई ने कहा कि जी अगर हमने करवाना भी हुआ तो वो हम एक अलग हम्म। बॉडी से करवाएंगे, जो मतलब वो होते हैं ना, थर्ड पार्टी से करवाएंगे। तो वो आपका बिजनेस नहीं हम्म। है, आपको जो रिक्वायरमेंट दी गई है आप उसके ऊपर काम करें। तो आपके साथ भी यही हुआ। जी, मेरे मतलब बात यह है कि हम हमारे कहने की ये है कि चूंकि सऊदी अरब में आना या जाने के लिए एक हाँ अलग हाँ। से टीम है, तो उसने उस सिस्टम में से गुजर के जाना है। मैंने ठीक उसकी है। डिजास्टर रिकवरी और हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। ठीक है। ठीक है। तुम ऑपरेशनल टीम हो, तुम सही है। ऑपरेशनल टीम ने सिर्फ इसको देखना है। अगर ये स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारे ऑपरेशन में बैठता है तो मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आई नीड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन के इसमें कितना टाइम होगा और कितने लोग उस वक्त फंसे होंगे बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे, कि सिस्टम बैठ गया है। चलिए वो तो स्टैटिस्टिकली राइट। भी पता चल जाएगा, लेकिन बात यह है कि लोगों की जो क्वालिटेटिव इनपुट है ना, कि जी हमें ये मुश्किलात होती हैं और हमें ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वो क्वेश्चनर के थ्रू ही पता चल सकता है। क्वालिटेटिव डाटा, या फॉर दैट मैटर क्वांटिटेटिव भी कह लें, तो वो तो उनके साथ इंटरेक्ट होगा किसी भी तरीके से तभी आएगा। लेकिन वो जो आप बात राइट। कह रहे हैं वो तो स्टैटिस्टिकल डाटा भी चलेगा ना, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, हम उसमें हाँ, स्टैटिस्टिकल मतलब करके आपको बता देते हैं। मैं, मैंने रिस्पांस इसी टाइप का दिया था कि अगर ये स्ट्रेटजी फ्लॉप होती है तो फिर जो कंप्लेंट्स आएंगी, सब चीजें आएंगी, वो स्टेक होल्डर आपसे नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा देके जा रहे हैं आपके पास। एग्जैक्टली। ठीक है। तो बिल्कुल सही है। मतलब वो अगर हम स्टेक होल्डर हैं तो मैंने कहा वो यहाँ से आते हैं जाते हैं, वो आपको पैसे देते हैं। बिल्कुल। राइट, एनी हाउ। तो ये जनाब ये कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, मगर ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि हाँ बहुत ही जी। कॉम्प्रिहेंसिव हो। मैंने आपको जी। बताया कि स्टेक होल्डर तो हजारों हो सकते हैं, तो हम्म। आपने किसी को भी इग्नोर नहीं करना। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन एंड एवरी वन, जो मैंने पहले बात कही थी, एनी वन जी। एंड एवरी वन हु हैज एनीथिंग टू डू विद अ प्रोजेक्ट, उसका नाम यहाँ लिस्ट होना चाहिए। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये नामुमकिन है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि हम्म। स्टेक होल्डर वही नजर आएंगे जो नजर आ सकते हैं। जो छुपे हुए हैं पीछे, जो अभी हमें पता नहीं चल रहा, नजर नहीं आ रहे, तो वो पता नहीं जब नजर आएंगे तभी आइडेंटिफाई हो सकेंगे। तो हम्म। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर का प्रोसेस चार्टर मिलने के फौरन बाद शुरू तो हो जाता है, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होता जब तक कि प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। इसका मतलब है
कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अंटिल द प्रोजेक्ट एंड्स। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, उनको ऐड करते रहते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो गैर जरूरी हो चुके होते हैं, उनको निकालते रहते हैं। फिर उनका जो हम्म, स्टेटस है स्टेक होल्डर्स का, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। किसी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट और पावर लेवल ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो हमें ये मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन सा स्टेक होल्डर है इस वक्त, और उसका इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, ताकि हमने जो स्ट्रेटजी उसको डील करने के लिए या उसको इंगेज करने के लिए बनानी है, वो अकॉर्डिंगली बनाई जा सके। ये आगे आएगी बात। लेकिन बेसिकली स्टेक होल्डर्स जो हैं, मैं ये पॉइंट ये देना चाह रहा हूं कि उनकी लिस्ट बदलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ हम्म। द प्रोजेक्ट। और जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ना समझा जाए कि ये तो इनिशिएशन में होती है। इनिशिएशन में ये शुरू जरूर हमने होती है। हमने हमने इस तरह से मुझे याद आ रहा है कि वी सेग्रीगेटेड द टर्म विद की स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। हाँ, ठीक है। वो की स्टेक होल्डर्स वो हैं कि जो मतलब जिनका लार्जर इंटरेस्ट या जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मतलब की स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स का मतलब ये वर्ड मुझे डिफरेंशिएशन में आ बिल्कुल रहा था सही कि कह जो रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन ठीक है। उसमें भी ये पॉइंट है कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं होगी आपके पास, एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं राइट। होगी, तो की कहां से निकालेंगे? राइट। अगर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, मैं मोटे मोटे देखता हूँ, मुझे लगता ये है कि ये 8-10 लोग हैं, ये मेरे स्टेक होल्डर हैं, तो मैंने तो हम्म, पूरी दुनिया को देखा ही नहीं गौर से। मैंने तो बड़े बड़े हम्म, मोटे मोटे जो नजर आए उनको चुन लिया, वो की स्टेक होल्डर बना दिया। पहले तो सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उन्हें क्लासिफाई करें। क्लासिफाई हम्म, करने के बाद बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन बड़े खुद ही प्रायोरिटाइज होके छांटे जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। उनको मैं कहूंगा कि यार ये हैं की स्टेक होल्डर्स। हम्म, एम ही नहीं है कि मैं बस उठ के बस 8-10 स्टेक होल्डर्स को उंगली रख दूं कि ये मेरे की स्टेक होल्डर्स हैं। ये तो बिल्कुल अनाड़ियों वाली अप्रोच हुई ना। राइट। तो यहाँ पे आपकी फोटो होनी चाहिए थी अमिताभ की जगह। मेरी शक्ल अब इतनी अच्छी नहीं है। नहीं सर, जैसी भी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पुरानी फोटो लगा लें हाँ, अगर बिल्कुल आपको सही लगता है। है। अच्छा जी, स्टेक होल्डर और कम्युनिकेशन मैनेजर, ये दो एरियाज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जो 10 नॉलेज एरियाज है उनमें से दो हैं। एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है और एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। इन दोनों के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई नहीं होंगे, उनकी जरूरियात का हमें पता नहीं चलेगा, उनको कैसे एंगेज करना है हम उसको किसी तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, और हमें ये नहीं पता चलेगा उनको हमसे क्या चाहिए, व्हाट आर देयर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, वो कब कब क्या जानना चाहते हैं। जब मुझे ये पता चल जाएगा, तभी मैं फिर अपना कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाने के काबिल हो सकूंगा। लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का मतलब है प्रोग्रेस रिपोर्ट सब लोगों में बांट देना। बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। हर एक स्टेक होल्डर की अपनी अपनी जरूरत है। किसी को प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, किसी को कुछ और चीज चाहिए। जिसको जो चाहिए उसको वही देना चाहिए। तो फिर कम्युनिकेशन, अगर स्टेक होल्डर हमने एनालाइज कर लिए हैं और हमें उनकी जरूरियात का पता चल गया है, अब हम उसको डाल देंगे अपनी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर कि ये कम्युनिकेशन जो है इस स्टेक होल्डर के साथ, इस फॉर्मेट में, इस फ्रीक्वेंसी के साथ होनी चाहिए। अच्छा, तब एक फिर चीज एक कम्युनिकेशन चीज मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। जी, आपने ये मैनेजमेंट जो हमारा इनिशिएशन का प्रोजेक्ट है, इनिशिएशन का स्टेप है, जी, उसमें डेवलप द चार्टर एंड आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। बस वो वहां उसमें तक बात खत्म। ये अभी ये ये कम्युनिकेशन। जो है ना, ये प्लानिंग हो रही है। दरअसल हम अच्छा। प्लानिंग में दाखिल हो गए। हम वो स्टेक सेकंड। होल्डर एंगेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। ऑल्दो ये ओके। प्लानिंग हो रही है, लेकिन चूंकि स्टेक होल्डर का जिक्र चला हुआ है, तो हम हम्म। इनिशिएशन के साथ ही
कम्युनिकेशन और स्टेक ओके। होल्डर को और एक दो और टॉपिक्स को राइट। यहीं पे खड़का देंगे। पार्ट ऑफ प्लानिंग के अंदर जब वो है कम्युनिकेशन का ये आएगा हम प्लानिंग, उसमें। है ये प्लानिंग। राइट 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 राइट। अच्छा, अब जनाब यहाँ पे क्या है, जब हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको लिस्ट उनकी बनाते हैं और उनको किसी लिस्ट में डालते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्टेक होल्डर रजिस्टर। फिर उस रजिस्टर की बुनियाद पे हम अपना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाते हैं। हाँ स्टेक जी। होल्डर एंगेजमेंट प्लान के नतीजे में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनता है। फिर जो हम एनालिसिस करते हैं स्टेक होल्डर का, उसमें दो चीजें आती हैं। एक है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स, जो मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगा। और एक और चीज होती है कि इनको मजीद असेस करने के लिए पहले तो हमने इसकी एंगेजमेंट को असेस किया कि इसको हमसे क्या चाहिए, मतलब इसका स्टेटस क्या है। और दूसरा, असेसमेंट ग्रिड बनाते हैं, जिसके अंदर हम उस मॉडल के अंदर बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हमारी किस तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ रवैया क्या रहेगा। ठीक है ना, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स को डील करने की, उनको कैटेगराइज कर लिया जाता है। तो ये काम। ये जो हमने तीसरा किया कि मैनेजमेंट प्लान। हाँ जी, राइट। दो प्लान है देखें, एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है, एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है। असल में ये दो ये। मेजर प्लान है। हाँ। स्टेक होल्डर रजिस्टर और तो इनिशिएशन में बन जाता है। ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर का ताल्लुक एंगेजमेंट असेसमेंट के साथ है। इसका आइडेंटिफिकेशन से स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन। ताल्लुक है। और मैंने ये कहा था कि आइडेंटिफिकेशन कोई एक दफा होके आइडेंटिफिकेशन इनिशिएशन में खत्म नहीं हो जाती। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये होती रहेगी। नहीं, मैं वो ये कह रहा हूँ कि अच्छा वो एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट। एंगेजमेंट प्लान बनता है ना, आप यूं समझिए कि ये जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स और असेसमेंट ग्रेड्स हैं, ये दरअसल एंगेजमेंट प्लान का हिस्सा है। मतलब एंगेजमेंट प्लान इन एनालिसिस को करने के बाद हम मुकम्मल कर सकते हैं। तो एंगेजमेंट प्लान बन जाता है तो उससे पता चल जाता है कि लोगों की क्या कम्युनिकेशन नीड्स हैं, उनकी बुनियाद पे हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना देते ये मुझे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली हमने जो पीएमपी पहले किया था, हमने सीधे सीधे नॉलेज एरिया और प्रोसेस ग्रुप्स देखे थे हैं। जी जी और जी। हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे। ये जो दो स्टेक होल्डर असेसमेंट मैट्रिक्स और ग्रेड है, ये नई चीजें थी। एनी ये हाउ। मैं अभी आपको ठीक। तफसील से कराऊंगा। जी ये जरा एक फॉर्मेट्स मोटे मोटे देख लें, फिर हम ब्रेक करते हैं। जी। ये है जी स्टेक होल्डर रजिस्टर मे लुक लाइक दिस। एक सैंपल है, सिर्फ एक सैंपल है। इट इज नॉट कोई फॉर्मेट नहीं मैं आपको दे रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इस किस्म की चीज हो सकती है। वैसे तो खाली स्टेक होल्डर्स के नाम भी लिखे हों तो काफी है, लेकिन बेहतर है कि जब स्टेक होल्डर्स के नाम लिखे जा रहे हों तो उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर ली जाए। मिसाल के तौर पे हम्म। उनका फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, फिर उस स्टेक होल्डर का प्रोजेक्ट में क्या रोल है, इस स्टेक होल्डर की प्रोजेक्ट से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट्स में ये इंटरेस्टेड हो सकता है, प्रोजेक्ट का किन चीजों प्रोजेक्ट की किन चीजों के बारे में इसके कंसर्न्स हो सकते हैं, और इसका कितना इम्पैक्ट में हम ये भी तो देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा स्टेक होल्डर है, इसका कितना इम्पैक्ट है और कितनी इन्फ्लुएंस है। बात समझ आ रही है आपको? मैं मिसाल के समझ रहा तौर हूँ। पे मैरी पुलास्की का ये कॉन्टेक्ट वगैरह है। इसका रोल ये है कि ये जनाब स्पॉन्सर होगी। हम्म। ठीक है, इसकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये है कि कंपेलिंग यूजर वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं यूआई को, यूजर एक्सपीरियंस होता है, क्या यूआई सर? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। या यूजर इंटरेक्शन। हाँ, कंपेलिंग यूआई होनी चाहिए और फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। स्पॉन्सर की हैसियत से सोचें ना जरा, उसका यही इंटरेस्ट होगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से। और उसके यूजर कंसर्न है कि डिले इंटरफेसेस। ना हो, कॉस्ट ओवररन ना हो, हम्म। और इस तरह की चीजें। तो वो अगर यहाँ लिखी होंगी तो आइंदा हमें बड़ी हेल्प मिलती रहेगी इस चार्ट से। और दूसरी बात ये कि ये स्टेक होल्डर रजिस्टर वक्त के साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी। हो सकता है कि फ्यूचर में
उसकी जो कंसर्न्स हैं कुछ और बढ़ जाएं या घट जाएं, उसकी रिक्वायरमेंट्स ऊपर नीचे हो जाएं। बट एनीवेज, इस तरह का एक चीज है, इस ये बुनियाद है जब रिस्क स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होते हैं। ये जरा एक फाइनल प्लान है। वैसे तो मैंने कहा था कि जब तक हम एंगेजमेंट असेसमेंट नहीं कर लेते और ग्रिड वगैरह नहीं बना लेते, तब तक ये चीजें इस फाइनल डिसीजन पे हम नहीं पहुंचते। लेकिन जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान का जो आखिर में नेट रिजल्ट बनता है, वो कुछ इस किस्म की चीज बनती है कि ये स्टेक होल्डर है, इसका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये इन इन फेजेस में प्रोजेक्ट के जो है ये इन्वॉल्व होगा, और इसको एंगेज करने की स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी। अब स्ट्रेटजी तो तभी बनाएंगे ना जब आपने उनका असेसमेंट कर ली होगी सारी। तो अभी असेसमेंट तो नहीं हुई, वो तो हमें भी बात करेंगे बाद में। मगर ये कि जो भी आपने उसके साथ अप्रोच रखी है कि इसको कैसे एंगेज करना है, वो आप इधर मोटी मोटी लिख दें। फिर एंगेजमेंट का मेथड क्या होगा। मिसाल के तौर पे सिटी रेजिडेंट्स हैं, इनके साथ आपने कहा कि एंगेजमेंट अप्रोच है, इंक्लूसिव है, रिक्वेस्ट देयर इनपुट एंड फीडबैक। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं सिटी रेजिडेंट, जैसे आपने कहा कि पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा एंड यूजर है। तो सोशल मीडिया और पोस्ट के थ्रू उसने कहा जी हम इनसे कम्युनिकेट करेंगे, और वीकली बेसिस पे करेंगे। ये एक दफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि सर्वे कर लिया। वो कहते जी वीकली तौर पे इनके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे, इनको अपडेट्स भी देते रहेंगे, इनको बताते भी रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी तरह उसने ना जितने भी स्टेक होल्डर थे उनके बारे में ये चीजें फिल कर ली। मगर ये फिल बगैर असेसमेंट और एनालिसिस के नहीं हो सकती। मतलब यूं समझिए कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान की ये हतमी शक्ल है। इससे पहले और भी चीजें करनी है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। राइट। अच्छा, जब ये डिसाइड हो गया कि किसको क्या कम्युनिकेट करना है, तो फिर वो कम्युनिकेशन जो है उनका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का जो नेट रिजल्ट होता है वो ये होता है कि कम्युनिकेशन क्या करनी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऑडियंस कौन लोग होंगे, उसके ओन उस कम्युनिकेशन का ओनर कौन होगा, कौन मतलब जिम्मेदार होगा उस कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने का, और इस कम्युनिकेशन के डिलीवरेबल्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पे किक ऑफ मीटिंग है, ये जनाब प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए की जाएगी। मीटिंग के फॉर्मेट में होगी, सिर्फ एक ही दफा होती है शुरू में, प्रोजेक्ट के शुरू में। सारे कोर स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जब ये मीटिंग हो जाएगी तो इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, और शायद इसकी रोशनी में प्रोजेक्ट चार्टर को अपडेट भी किया जा सके। तो आपने देखा कि हर कम्युनिकेशन अगर इस तरह से डिफाइंड है तो कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई। ठीक है जी। ये बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट है। हाँ जी। फिर ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट आगे कर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी बात कर देता हूँ। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का मतलब यह है कि जितने स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई किया है उनको 5 कैटेगरीज में बांट लें। वो लोग जो बिल्कुल ही अनअवेयर हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, वो लोग जो जो रिजिस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, वो लोग जो न्यूट्रल हैं, वो लोग जो सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, और वो लोग जो प्रोजेक्ट के लीड रोल में हैं। अच्छा, इसमें ये करते हैं कि हर स्टेक होल्डर के आगे एक तो उसका करंट स्टेटस देखते हैं कि जब स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया गया तब वो प्रोजेक्ट के बारे में उसका क्या रवैया था। फॉर एग्जाम्पल मैरी पुलास्की जो है, वो जब प्रोजेक्ट शुरू में हमने कंसीव किया तो शी वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट, पता ही नहीं था ये क्या चीज होने लगी है। लेकिन चूंकि आपको याद होगा ये स्पॉन्सर थी, इसको स्पॉन्सर बनाया जाए, ये पहले अनअवेयर थी, तो इसका मतलब है इसको तो कम से कम सपोर्टिंग रोल में होना चाहिए। तो हमने डी लिख दिया कि डिजायर्ड ये है कि इसको इस स्टेटस से उठा के इधर पहुंचाना है। तो मैंने जो कोई भी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी है वो उसको अनअवेयर से उठा के सपोर्टिव बनाने की कोशिश में होगा। लिबी किपलिंग जो है वो रेजिस्टेंट थी, इसको भी सपोर्टर में कन्वर्ट करना है। अब मुझे नहीं पता कि इसका रोल क्या था,
वो पिछले चार्ट में कहीं नजर आ रहा होगा। तो लेकिन लिबी किपलिंग का कोई इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से उसे सपोर्ट रोल में लाना चाह रहे हैं। जेफ हैरिस पहले ही न्यूट्रल था, हमें इससे और कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बेशक न्यूट्रल ही रहे, कोई मसला नहीं है। मिशेल ओकीथ जो है, ये शुरू में सपोर्टर है, तो इसको भी सपोर्टर ही रहने दें। संजय पटेल जो है, ये जनाब इसका करंट स्टेटस अननोन है, लेकिन इसको हम लीड रोल में रखना चाहते हैं। शायद ये बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर नॉमिनेट हुआ है, इसको हम लीड रोल में रखना चाहते हैं। जो कॉर्बेट जो है वो न्यूट्रल था, उसको हम सपोर्टर बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट है, या मैट्रिक्स इसे कहते हैं, SEAM, ये मैट्रिक्स जो है, ये बड़ा सिंपल सादा सा है। सारे स्टेक होल्डर्स के नाम लिखे हैं और आप उनका C और D लगा देते हैं, और उसके ये जब लग जाता है ना, तो अब हमारे लिए स्ट्रेटजी बनाना आसान हो गया। अच्छा। ये अभी आपने बोला कि ये तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट तो खुद प्रोजेक्ट मैनेजर ही बना रहा है। हाँ जी, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, उस स्टेक होल्डर नहीं से लेकिन बातचीत करेंगे, आप पूछेंगे नहीं आप ठीक प्रोजेक्ट है। के बारे में क्या जानते हैं, मेरी पुलास्टिक है कि मैंने तो कोई पता नहीं। नहीं वो ठीक है। अब हाँ हमने हमें मेरी मेरी सिर्फ स्टेटमेंट के साथ ये कि संजय पटेल आपने बोला ना कि ये हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर हाँ हाँ, लीडिंग रोल। बिल्कुल। तो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो ये काम कर रहा हाँ होगा हाँ ना। होगा, तो वो उसको इसीलिए लीड रोल में डिजाइन में रखा है ना। हो अच्छा अपना सकता है कि नाम भी वो बीच अभी में नवा आ नवा सकता है। आया हो, उससे पहले कुछ मतलब कोई उसका, वी आर नॉट श्योर कि वो इनमें से किस खाने में आता है करंटली, लेकिन अब वो लीड रोल में उसको लाना है। ओके। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये मैं बहुत हल्का सा बता रहा हूँ, आगे तक एक्सप्लेन करूंगा। ये जी ग्रिड असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि हम कोई से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ले लेते हैं। आमतौर पे इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस का ग्राफ बना लेते हैं। इंटरेस्ट या पावर का, या इंटरेस्ट या और इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस और पावर हम्म आप समझते हैं तकरीबन एक जैसी चीज है। हम्म एक तरफ फर्ज करने, ये लो स्टेक से हाई स्टेक तक ये इंटरेस्ट लेवल है, और लो हम्म इन्फ्लुएंस से हाई इन्फ्लुएंस तक आपका इन्फ्लुएंस लेवल है। अच्छा, अब जो भी कोई स्केल हो, जितनी भी मतलब इसके ऊपर आपने वो बनानी है, अगर मैं इसको चार खानों में बांट दूं, चार क्वाड्रेंट्स में बांट दूं, तो ये वाला क्वाड्रेंट लो स्टेक है और लो इन्फ्लुएंस है। हम्म ये हाई इन्फ्लुएंस है और लो स्टेक है। ये हाई इन्फ्लुएंस और हाई स्टेक है। ये लो इन्फ्लुएंस और हाई स्टेक। तो इसको हम्म देखते हुए मैं अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि यार ये जो हाई हाई हैं दोनों चीजें, ये तो, ये जितने स्टेक होल्डर इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो टॉप प्रायोरिटी वाली है, इनको आपकी स्टेक होल्डर कंसिडर कर सकते हैं। जो लोग लो इन्फ्लुएंस है, हाई स्टेक है, मतलब इनका इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन इन बेचारों की चलती कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये आपके एंड यूजर हैं, ये जनरल पब्लिक है, इस तरह के लोग हैं जिनको कोई कांटेक्ट ही नहीं करता। और इनकी ये जो अगर कुछ कहते भी हैं तो वो मतलब कोई हुक्म थोड़ी हो सकता है। तो ये लोग जी। जो हैं, इनको क्या कहते हैं कि हमें इनको इंफॉर्मेशन की नीड है, इनको इनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है, इनको हम्म हेल्प करने की जरूरत है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। अब आप सिर्फ की स्टेक होल्डर्स की तरफ देखते रहने, यार ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं तो इनके साथ ही बात करते हैं, बाकी जाए भाड़ में। नहीं, इनको भाड़ में नहीं भेजना, इनको इंगेज रखना है। हम्म फिर आ जाता है ऐसा स्टेक होल्डर्स के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है खास प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसे स्टेक होल्डर को बहुत हैंडल करना है अपने केयर के साथ, क्योंकि ये स्टेक होल्डर अगर इसको जो चीज जो चीज इसको चाहिए, इसे वो ना मिली, तो ये बड़ा डिस्टर्ब होगा। और अगर आपने इसे फालतू किस्म की चीजें या ज्यादा डिटेल्ड, जैसे कहते हैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट सबको भेज दो, भाई बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, बैंक हमारा की स्टेक होल्डर है, ठीक है ना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत हाई है क्योंकि उसने पैसे देने होते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कोई खास नहीं है प्रोजेक्ट में। उसको आप हर महीने या हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे, तो उसका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा?
कि यार ये की मुसीबत पै गई है, मैं बैंकर हूं, मैं अपने काम करता हूँ, ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब इन्होंने मुझे मुसीबत में डाल दिया। रोज एक खता भेज देते हैं, तो वो प्रिटर्ब्ड हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो ऐसे स्टेक होल्डर को सिर्फ वही चीज दे जो वो लेना चाहता है। उसको एक ही बात से इंटरेस्ट है कि मुझे क्वार्टरली बेस के ऊपर लोन रीपेमेंट का स्केड्यूल दे दिया करें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप। अब आप उसे फोन करके कहने सर आज तबीयत बड़ी खराब है, छुट्टी ना कर लूं, ओके जा जा मर पड़ा, जो मर्जी कर, मुझे क्या। समझ रहे हैं ना हम्म, आप? तो ये स्टेक होल्डर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी ताकत बहुत होती है। वो कहते हैं तुम लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो, फजूल मुझे तंग करते रहते हो, मैं आपकी फंडिंग बंद कर रहा हूँ, आप कर लो। हम्म, फिर ये लो इन्फ्लुएंस और लो स्टेक लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे हैं, इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, कोई खास हमें इनके साथ प्रॉब्लम नहीं। अब आप गौर कीजिए कि जब मैं इन कोऑर्डिनेट्स में स्टेक होल्डर्स को बांट देता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही बनना शुरू हो जाती हम्म, है। इनको इनको किस तरह डील करना है, इनको किस तरह करना है, इनको किस तरह करना है, इनको किस तरह करना है। तो ये भी हम्म, बड़ा जरूरी है। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन में ये जो दो पैरामीटर्स की बात की थी ना हमने, इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ दो ही नहीं जी, होते। पैरामीटर्स और भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इंटरडिपेंडेंसीज हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है। लेकिन हम अ, आसानी के लिए दो पैरामीटर सिलेक्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि दो पैरामीटर्स से मतलब दो नहीं बल्कि तीन पैरामीटर फर्ज करें कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो दो पैरामीटर के लिए तो मैं ये कर लेता हूं, ये इस तरह की चीज बना लेता हूं। तीसरा पैरामीटर होगा तो क्या करूंगा? हम्म, ये तो दो, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, दो दो हम्म, चीजें आ गई, तो मुझे जेड एक्सिस में जाना पड़ेगा तीसरी की सूरत में। हम्म, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको कंसीव करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि वो उसके ऊपर बात करते हैं। खैर एनीवेज जी, जब आप स्टेक होल्डर को असेस कर रहे हैं, उनसे डाटा कैसे गैदर करना है, उनको कुछ जैसे अभी हमने बात की कि एट लार्ज पब्लिक से हम क्वेश्चन सर्विस लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास और टेक्निक्स भी हैं। इंटरव्यू कर सकते हैं जिनसे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, उनके साथ वर्कशॉप्स कर सकते हैं। फिर उनका जब जो भी डाटा आता है उसको डाटे को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि किसके कितने स्टेक्स हैं और किसका क्या इंटरेस्ट है, क्या राइट्स हैं, ओनरशिप्स हैं, वगैरह वगैरह। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है, और फिर इसके नतीजे में जो चीजें निकलती हैं उनको हम कहते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स की सूरत में। अब ये 2D ग्राफ बन गया, जैसे हमने पीछे देखा, वो इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट का बना था, या पावर इंटरेस्ट का बना लें, या पावर इन्फ्लुएंस का बना लें, जो भी कोई दो पैरामीटर रख लें, उसका 2D ग्राफ बनेगा। ये असेसमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। 3D भी बन सकता है, उसको हम स्टेक होल्डर क्यूब कहते हैं। एक और चीज है इसी इसको रिप्रेजेंट करने की, 3D या मोर देन टू थ्री पैरामीटर, वो उसको कहते हैं सेलियंस मॉडल और ओके, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो चीजें हैं जो हम इसमें करते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है काफी हम ब्रेक करने की जरूरत पड़ गई है हमें। ये देख लें, ये स्लाइड, क्रिएट स्टेक होल्डर रजिस्टर। जैसे राइट, आपको दिखाया मैंने, स्टेक होल्डर कैप्चर एंड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन। जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं पुराने प्रोजेक्ट के, उनको कंसल्ट करें, उनसे मदद हासिल करें। आपको बहुत से स्टेक होल्डर की इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये भी हो सकते हैं। और जो भी आपने रिस्क रजिस्टर बनाना है उसको अपडेट करते रहें, क्योंकि मैंने कहा था स्टेक होल्डर रजिस्टर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है आखिर तक। contains the information necessary to execute the stakeholder engagement plan. फिर जनाब इट रेफर टू स्टेक होल्डर रजिस्टर फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट फॉर हेल्प। ये ओपीए वाली बात हो रही है कि पिछले प्रोजेक्ट ने भी तो बनाया होगा ना स्टेक होल्डर रजिस्टर। तो अगर इसी तरह का प्रोजेक्ट पहले कभी हो चुका है तो हमें उससे काफी मदद मिलेगी। एक चीज का ख्याल रखना होता है, स्टेक होल्डर रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है। इसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
या प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो आप शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है जी। मसला ये है कि इसके अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। हाँ, लेकिन ये तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना एक तरह से। ये स्टेक होल्डर्स के हद तक है, क्योंकि उन्होंने आपस में भी तो कांटेक्ट करना होता है ना, उनको तो अच्छा कांटेक्ट वो, देना पड़ेगा। ठीक है। ये जनाब एक और सैंपल है स्टेक होल्डर रजिस्टर का। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, क्योंकि अभी वो ठीक है। नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम वापस ठीक है। 15 मिनट काफी है। देख लेते हैं, जैसे आपको 15 करना है, 20 करना है, जैसे करना है कर लो। 15 मिनट चल ठीक है। ओके। ओके जी, मिलते हैं 15 मिनट बाद। ठीक है।
जी जनाब। Ray, are you there? वो तक सोच रहे हैं एक मिनट दीजिएगा सर, एक और मिनट। जी क्या जी। करना